आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मीनिंग है उसको देखने के साथ साथ इनके सिग्निफिकेंस, इनके नीडेड क्यों, मतलब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, इसके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। साथ ही साथ इनसे होने वाले जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन से उपाय किए जा सकते हैं, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इससे रिलेटेड कौन कौन से डिसीज़ हैं, उनके उपाय, उनके लक्षण, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है, ये वर्ड हम लोग स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है वहाँ से सुनते सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि अपने ही समान जीवों को क्या है, उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हेल्थी है या फिर नहीं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहेंगे, या फिर एक हेल्दी जो पर्सन होगा वो रिप्रोडक्शन की दृष्टि से किस तरीके से उसको हेल्दी बोला जाएगा, उसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य किसे कहेंगे। तो WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो व्यक्ति क्या होता है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली, ठीक है, क्या है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली और बिहेवियर वाइज भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, व्यवहारिक रूप से क्या होता है मतलब वेल बींग होता है, स्वस्थ होता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, हेल्दी पर्सन बोला जाता है। तो ये हो गया हेल्दी का क्या है डेफिनेशन। अब जो स्वस्थ नहीं होता, ठीक है, अस्वस्थ का क्या हो जाएगा, अनहेल्दी का, यानी कि जो फिजिकली, मेंटली और सोशियली क्या रहता है, अनवेल होता है, ठीक है, अस्वस्थ होता है, उसी को ही क्या बोला जाएगा, अनहेल्दी पर्सन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जो हेल्दी होगा यानी वेल बींग होगा, ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, हेल्दी पर्सन बोला जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड क्या जुड़ गया है, रिप्रोडक्टिव। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कि मतलब समाज में रहने वाले, ठीक है, एक ऐसा समाज जिसमें जो व्यक्ति रहता है वो क्या है, फिजिकली, मेंटली और सोशियली, ठीक है, वेल बींग है, किसकी दृष्टि से, प्रजनन की दृष्टि से, ठीक है, प्रजनन की दृष्टि से वो क्या है, फिजिकली, मेंटली और सोशियली क्या है, वेल बींग है, उसी को ही क्या है, रिप्रोडक्शन की दृष्टि से हेल्दी पर्सन बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता और, ठीक है, इसके महत्व क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ स्टडिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, नीड यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, मतलब अगर हम लोग इसे पढ़ते हैं तो मतलब इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हो जाएगा कि जो हमारा समाज है उसको जागरूक होना पड़ेगा। समाज में रहने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जागरूक नहीं होंगे, उनके उससे रिलेटेड कोई भी एजुकेशन के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो ये इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। मतलब सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो हमारा समाज है वो आज भी इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने से कतराता है, ठीक है, शर्म महसूस करता है, जिसकी वजह से वो खुलकर इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, उनका नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम लोग क्या है, रिप्रोडक्शन की दृष्टि से एक हेल्दी समाज का निर्माण कर सकते हैं। देखिए साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए, अगर उन व्यक्तियों को, ठीक है, जो हमारा समाज है उन सभी को इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर जो रिप्रोडक्टिव जो हाइजीन रहता है, ठीक है, वो भी मेंटेन अगर नहीं किया जाए, स्वच्छता जो है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनमें हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि
लैंगिक रूप से संचरित होने वाले जो रोग हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति तो क्या है उस रोग से पीड़ित है, साथ ही साथ उसको किसी भी प्रकार का नॉलेज उसे ना होने के कारण वह सामने वाले व्यक्ति को भी क्या कर देता है, वो मतलब बीमारी से ग्रस्त कर देता है। तो ये सारा चीज़ कब उसको मतलब मालूम होगा, जब इस सारे चीज़ों के बारे में उसको पूरी तरीके से नॉलेज होगा, जिसे वह भागता है। तो इसे भागना नहीं है, खुद को, अपने घर वालों को, साथ ही साथ क्या है जो पूरा समाज है उनको इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम से जो मतलब फेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यानी कि उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, फर्स्ट है टैबू। ठीक है, ये एक क्या बोलना चाहिए, कुरीति के बारे में बताया गया है, जिसमें जो हमारा ये हिंदू है ना, हिंदू धर्म है, जो भारतवर्ष है, यहाँ पर क्या है परंपराएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की जो बच्चों को मतलब यहाँ पर बच्चों को जो है माता पिता प्रजनन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देते हैं। जो इसके पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हमारे हिंदू समाज में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने में क्या है शर्म महसूस करते हैं, साथ ही साथ इन सभी से रिलेटेड बात करने के लिए अच्छा नहीं समझते हैं। तो यही कारण है एक। ठीक है, तो उसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, टैबू। ठीक है, टैबू के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनको, जो उनके एल्डर मतलब जो बड़े होते हैं उनके द्वारा इन सभी का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज नहीं दिया जाता, जो कि दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, अर्ली मैरिज, यानी कि बहुत ही जल्द शादी हो जाना। जो क्या होते हैं लड़का लड़की का शादी होता है, उनके उम्र के पहले ही क्या हो जाता है, मतलब मैच्योरिटी नहीं आया रहता है उनमें, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो। ठीक है, एक चीज़ होता है कि इंसान को फिज़िकली के जो फिज़िकल है उसके साथ साथ मेंटली क्या है शादी के लिए उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो उससे पहले क्या उनका शादी हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, चाहे वो मेंटली हो फिज़िकली हो, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। साथ ही साथ किड पेरेंट यानी कि जो अर्ली मैरिज होने की वजह से क्या है उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो इसमें बात यह है कि उनके माता पिता तो बच्चे हैं, साथ ही साथ उनका भी फिर क्या है एक नया बच्चा आ गया, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, किड पेरेंट। ठीक है, माता पिता तो बच्चे हैं, साथ ही साथ उनका भी एक बच्चा आ गया। तो यह भी एक क्या है, वो तो खुद ही मतलब इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं, साथ ही साथ एक नया सदस्य भी घर में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से खुद को संभालने में, उसको संभालने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। टीनेज लेडी भी सेम आ जाएगा कि जो अर्ली मैरिज है उसमें उसकी जो एज होती है वो टीनेज की होती है, यानी कि जो 15, 16, 17 साल है, इस तरीके से। ठीक है, जिसकी वजह से उस लेडी को क्या है प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों में क्या है प्रॉब्लम आता है। अगला क्या है, डिफॉर्मिटीज़ यानी कि कुरूपता। जब ऐसे ही जल्दी शादी हो जाता है, ठीक है, तो उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जिससे जो बच्चा होता है वो कुरूप हो जाता है। कुरूप यानी कि इसको क्या बोल सकते हो, बदसूरत, इस टाइप सा। ठीक है, अगला क्या है, मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माता होती है, ठीक है, माता साथ ही साथ इन्फेंट यानी कि जो बच्चा होता है उसका मॉर्टेलिटी रेट यानी कि होता है मृत्यु दर। जैसा कि हमने पहले देखा, अर्ली मैरिज हो गया, किड पेरेंट बोल, टीनेज लेडी बोल रहे हैं, तो जब उनका अर्ली मैरिज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो माता होती है और साथ ही साथ उसका बच्चा होता है, इनका जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मृत्यु दर तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही, क्योंकि ये क्या है, ना ही फिज़िकली जो माता होती है, ना ही वो फिज़िकली प्रिपेयर रहती है, ना ही मेंटली, साथ ही साथ उसे और भी बहुत सारे
परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगला क्या दिया है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उनसे बचा जा सके। ठीक है, अगर पर्सनल जो हाइजीन है वो ना रखा जाए तो उससे क्या है, ये जो डिसीज़ हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगला क्या दिया है, हेल्थ ऑफ लेडीज़। जो लेडीज़ होती है अगर उसका अर्ली मैरिज हो जाता है तो वो क्या है, बहुत ही कमज़ोर, साथ ही साथ उसमें रक्त की कमी होने लगती है और साथ ही साथ कई बीमारियों के होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए उसका क्या हुआ, अर्ली मैरिज हुआ, जिसकी वजह से क्या है, और ना ही उनको किसी भी प्रकार का नॉलेज है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल करने के लिए, जिसको फैमिली प्लानिंग बोला जाता है कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, उनको नॉलेज ही नहीं है। तो फिर आप लोग देखते हैं कि अपने आसपास क्या है, बच्चे 4 हैं, 5 है, 6 है, 7 हैं, इस तरीके से होते हैं। तो उनको कोई नॉलेज नहीं है, ना कि फैमिली प्लानिंग का या फिर उसको बोले कि बर्थ कंट्रोल का, कि किस तरीके से हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ होने मतलब ना हो उसमें कैसे सहभागिता अपनी दे सकते हैं। अगर हर इंसान ऐसा ही सोचने लगे कि हमारे ही ऐसे 4 बच्चे हो जाते हैं तो उससे ही पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी ना हो जाता है, ठीक है। अगर मानसिकता ऐसी होगी तो कभी भी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि एक तो नॉलेज, जागरूकता नहीं है, अर्ली मैरिज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन भी भारतवर्ष में सबसे अधिक है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम से जूझने के लिए क्या क्या उपाय, ठीक है, दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, जागरूकता लाना समाज में, ठीक है। जो कुरीतियाँ हैं, साथ ही साथ जितने भी अंधविश्वास है उन सभी को क्या है, साइड में रखते हुए जागरूक होना, जागरूकता बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेक्स एजुकेशन, यानी कि जो लैंगिक रूप से जो रिप्रोडक्शन है, जो उनसे रिलेटेड एजुकेशन मतलब शिक्षा, उनको ये चीज़ नॉलेज होना, ठीक है, तभी जाकर वो थोड़ा सा जो जागरूकता है इसको दूसरों को भी और साथ ही साथ खुद भी जागरूक होंगी। अगला क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की जो क्रिया है इसके चलते क्या होता है, जो एमनियोसेंटेसिस है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, जो लिंग निर्धारण की क्रिया है, ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा भ्रूण हत्याएं होती रहती हैं। तो ये जो है ये तो गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यह क्रिया कहीं कहीं होती है। तो मैरिजेबल एज, यानी कि शादी के लिए क्या है, एक लिमिटेड एज होना चाहिए जिसमें मेल और फीमेल का क्या है, शादी हो सके। तो मेल का जो यहाँ पर शादी का, ठीक है, एज होता है वह 21 और फीमेल का जो एज है वो है 18। अगर इनमें से अगर इस 21 से कम उम्र में मेल का या फिर 18 से कम उम्र में क्या है फीमेल का शादी होता है तो वह क्या है, एक कानूनी अपराध है। तो यही क्या होता है, मतलब इसी एज में क्या है, एक परफेक्ट फिजिकली मेंटली क्या रहता है, मेल और फीमेल मैच्योर होते हैं। तो ये सही उम्र होता है, या फिर इसके बाद बोल सकते हो सही उम्र होता है शादी के लिए। अगला क्या दिया है, रिसर्च। तो रिसर्च के द्वारा बहुत सारी ऐसे बर्थ कंट्रोल दवाइयों का जो डिवाइसेस है उनके बारे में खोज की जा रही है, जिसके द्वारा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, इसके बारे में आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। इसके कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से, मतलब पूरा चार्ट के द्वारा इसको समझाया गया है। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस इसको पढ़ लेंगे आप लोग। तो बर्थ कंट्रोल को मतलब इससे क्या प्रॉब्लम है, कैसे बढ़ते हैं, साथ ही साथ इसके उपाय भी दिए हुए हैं। उन सभी को, ये जो टॉपिक है इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है, वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु में गुणसूत्रीय संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असामान्यता का पता लगाया जाता है। ठीक है,
मतलब ये एक तरीका क्या है, अच्छा टेक्निक है, लेकिन इस अच्छे टेक्निक को क्या है लोगों ने मतलब अपराध करना स्टार्ट कर दिया है। अपराध किस तरीके से, लिंग निर्धारण के द्वारा। लिंग निर्धारण जैसे ही मतलब इसका पता चलता है कि वह मेल है कि फीमेल है, उस कंडीशन में अगर फीमेल हुई तो क्या होता है कि लड़की हमें नहीं चाहिए ऐसा बोलकर क्या है उसकी वही उसी भ्रूण अवस्था में ही उसको मार दिया जाता है। तो ये जो एक अच्छा टेक्निक है जिसकी सहायता से हम लोग जो भी मतलब यहाँ पर ये इन्फेंट होता है उसमें संरचनात्मक या फिर संख्यात्मक जो एबनॉर्मेलिटीज़ होता है यानी कि बीमारी जो आगे चलकर बीमारी का रूप लेगा, ठीक है, उस बीमारी का पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका बाद में मतलब अब ये गुणसूत्रीय अध्ययन किया जा रहा है, तो गुणसूत्रीय अध्ययन के द्वारा तो ये नॉर्मल सी बात है कि वह मेल है कि फीमेल है यह पता चल ही जाएगा। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि गुणसूत्र में क्या है कुछ संख्यात्मक या फिर संरचनात्मक जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा टेक्निक है। इसके दोनों ही मतलब रूप हैं, दो पहलू हैं। एक है इसका अच्छा वाला और एक होता है दूसरा अपराध वाला जो ले जाता है। ठीक है, जिसमें भ्रूण स्टेज में ही जो फीमेल होती है उसको क्या है मार दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो गर्भ में यहाँ पर जो इन्फेंट है इसको पूरी तरीके से बना दिया गया है, लेकिन इस स्टेज में नहीं होता। ठीक है, डायग्राम पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है देख सकते हो आप लोग 8 से 12 सप्ताह बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के क्या है 8 से 12 सप्ताह के बाद ही यह क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए, गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ के द्वारा घिरा रहता है। ये जो तरल पदार्थ है, ठीक है, तरल पदार्थ में घिरा रहता है और इसी तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। इस द्रव में जायगोट से बनी, आप लोग जानते हो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जायगोट बनता है और जायगोट लगातार क्या है मतलब सेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा मल्टीप्लाई होने लगता है। तो उनमें से जो कुछ कोशिकाएं क्या है इसी एमनियोटिक फ्लूइड में रहती हैं। तो लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद सिरिंज की सहायता से, आप लोग देख सकते हो ये सिरिंज है, सिरिंज की सहायता से क्या है एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। इसी द्रव में इसी द्रव को निकाला जाता है जिसमें जायगोट के कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं से क्या किया जाता है गुणसूत्र को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जो सेल्स में क्या पाए जाते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको सेपरेट किया जाता है और उनका गुणसूत्रीय अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो अगर उनमें मान लीजिए क्या है अभी हमने क्या देखा, अगर उसमें संरचनात्मक या फिर किसी प्रकार की संख्यात्मक असामान्यता एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती है गुणसूत्र में, तो क्या होता है कि उस महिला को अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। ठीक है, एबॉर्शन की सलाह उसको दी जाती है। अगर बच्चा नॉर्मल है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या होता है एक्स तथा वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर शिशु के लिंग का भी पता इस टेक्निक के द्वारा लगाया जाता है। अतः इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए भी कराया जाता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है एमनियोसेंटेसिस के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि इस विधि का उपयोग अब जहाँ पर भी होगा या फिर जहाँ पर भी लिंग निर्धारण की क्रिया हो जाती है और जिसमें भ्रूण की हत्या की जा रही है वहाँ पर ये क्या है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसका उपयोग केवल और केवल क्या है जो गुणसूत्रीय जो विकार होते हैं बीमारियाँ होती हैं उन्हीं के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है।